नमस्कार दोस्तों। 2025 बीत चुका है, 2026 की शुरुआत हो चुकी है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो जजमेंट पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जिस जजमेंट के लिए पूरे देश में चारों तरफ धरना प्रदर्शन होना शुरू हो गया था। आज हम इस जजमेंट को डे टू डे और घटनाक्रम टू घटनाक्रम की पूरा एनालिसिस करेंगे। इस मामले में क्या डिस्प्यूट था और क्या जजमेंट निचली अदालत हाई कोर्ट द्वारा आया जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय देना पड़ा। आज हम इस केस के बारे में बात करेंगे जो उन्नाव दुष्कर्म मामले नाम से जाना जाता है। यह केस उन्नाव में 4 जून 2017 को एक नाबालिग लड़की अपने लिए नौकरी की मांग को लेकर अपने किसी रिश्तेदार के साथ उन्नाव से तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के आवास पर गई, जहां पर उसके साथ कुलदीप सिंह सेंगर के द्वारा उस लड़की का बलात्कार किया गया। उसके बाद 11 जून से 20 जून 2017 तक जो इस सर्वाइवर लड़की है को माखी गांव से 3 लोगों ने शुभम सिंह, ब्रजेश यादव और अवध नारायण ने अगवा किया। आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ देकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। जब 20 जून 2017 को सर्वाइवर और उसके पिता ने शुभम सिंह, ब्रजेश यादव और अवध नारायण के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 363, 366, 376 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर में तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम पुलिस ने नहीं दर्ज किया। मामला हाई प्रोफाइल राजनीतिक दबाव के कारण कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद 22 जून 2017 को कथित तौर पर मेडिकल जांच में देरी के बाद सर्वाइवर को अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। अगस्त 2017 को सर्वाइवर उन्नाव लौटी और सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। आरोप है कि पुलिस ने विधायक का नाम लेने से रोका और अगस्त 2017 में ही पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में भी कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं था। फरवरी 2018 में सर्वाइवर ने सेंगर का नाम शामिल करने के लिए कोर्ट का रुख किया। 3 अप्रैल 2018 को सेंगर के लोगों ने कथित तौर पर सर्वाइवर के पिता पर हमला किया। मामला इतना बिगड़ता जा रहा है और विधायक को बचाने की कोशिश की जा रही है कि विधायक के लोगों ने सर्वाइवर के पिता पर हमला किया और पुलिस ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। परिवार ने 4 लोगों के खिलाफ जवाबी शिकायत की। 5 अप्रैल 2018 को सेंगर के लोगों की शिकायत पर सर्वाइवर के पिता को गिरफ्तार किया गया। उन पर आर्म एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ। 5 अप्रैल को जब सर्वाइवर के पिता को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। 8 अप्रैल 2018 को सर्वाइवर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो हाल ही ताज में 2017 में मुख्यमंत्री बने हैं, के आवास के बाहर आत्महत्या
करने का प्रयास किया। जब सर्वाइवर ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्महत्या करने का प्रयास किया तो आरोप यह है कि 9 अप्रैल 2018 को एक सूचना आती है कि सर्वाइवर के पिता पुलिस हिरासत में मृत पाए गए। पुलिस ने दावा किया कि जेल में दंगे के दौरान वह घायल हुए थे, जबकि पोस्टमार्टम में खरोच, सूजन और चोटें सहित 14 चोटें पाई गई, जिस पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि जेल के अंदर ही पुलिस ने सर्वाइवर के पिता को टार्चर किया ताकि वो विधायक का नाम इस केस में ना लें। अब 10 अप्रैल 2018 को जब सर्वाइवर ने आत्महत्या करने के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी के आदेश पर क्राइम ब्रांच ने विधायक के भाई अतुल सेंगर को गिरफ्तार किया। बलात्कार मामले में हिरासत में मौत की जांच के लिए विशेष दल एसआईटी गठित किया गया। तत्कालीन माखी थाने के एसएचओ अशोक कुमार सिंह को निलंबित किया गया। उसके बाद 11 अप्रैल 2018 को एसआईटी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी। 12 अप्रैल 2018 को मामला सीबीआई को सौंपा गया, जिसमें सेंगर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 363, 66, 373 और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद अप्रैल 2018 में सीबीआई ने सेंगर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्काल गिरफ्तारी को जरूरी बताया और जांच पूरी करने की समय सीमा तय की। सेंगर को 7 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। 15 अप्रैल 2018 शशि सिंह, जिन पर आरोप है कि वो नौकरी का वादा कर सर्वाइवर को सेंगर के घर ले गई थी, को भी गिरफ्तार किया गया। 18 अप्रैल 2018 को सर्वाइवर और उनकी मां ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया। सीबीआई ने सर्वाइवर की उम्र 19 वर्ष बताई और पॉक्सो हटाने पर विचार किया। सर्वाइवर के पिता की रहस्यमय मौत के एक अहम गवाह यूनुस भी मृत पाए गए। अब आप समझ लीजिए कि जो विधायक को बचाने की कवायद चल रही थी, उसमें जो भी उसके विटनेस थे या जो भी उसके सबूत थे, सबको रास्ते से खत्म किया जा रहा था, चाहे वो लड़की के पिता हों या लड़की के पिता के मौत के जो गवाह हैं यूनुस, सभी को किसी न कहीं मौत के घाट उतारा गया। मई 2019 उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सेंगर से जेल में जाकर के मुलाकात की। अब आप समझ सकते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल में बंद होते हुए भी कितना अपना प्रभुत्व उन्नाव के अंदर रखते थे। 28 जुलाई 2019 को रायबरेली जाते समय सर्वाइवर की कार को ट्रक ने टक्कर मारी। जो ट्रक सर्वाइवर के कार को टक्कर मारी, उसके नंबर प्लेट पर काली पट्टी लगी हुई थी, जिसमें सर्वाइवर की चाची की मौत हो जाती है और सर्वाइवर और उनके वकील और उनकी चाची उस कार में मौजूद थे। उनकी चाची की मौत हो जाती है और सर्वाइवर और उनके वकील घायल हो जाते हैं। फिर 29 जुलाई 2019 सड़क दुर्घटना मामले में सेंगर और 9 अन्य के खिलाफ फिर से एफआईआर दर्ज की जाती है। 30 जुलाई 2019 में सर्वाइवर का भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक लिखा पत्र सार्वजनिक हुआ, जो सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर वायरल हुआ। 31 जुलाई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने पत्र का स्वतः संज्ञान लिया। फिर 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े 5 केस जो भी
चाहे वो लड़की के पिता के मृत्यु से संबंधित हो, या जो 3 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, या सीबीआई मैटर हो, या कार एक्सीडेंट केस, सभी पांचों केसों को 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहां पर 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली में ट्रायल शुरू होता है। 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए की जुर्माना की सजा सुनाई गई। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली बेंच ने सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेंगर को जो पॉक्सो के तहत सजा काट रहे हैं, इसमें जो पॉक्सो एक्ट की धारा 4 है उसके तहत निर्धारित सजा जो है उससे अधिक का सजा अभी तक सेंगर जी काट चुके हैं, इसलिए इनको बेल दे करके छोड़ दिया जाता है। सीआरपीसी की धारा 389 के तहत यह प्रावधान है कि अगर किसी भी मामले को अपील की जाती है तो उस दौरान सजा का निलंबन किया जा सकता है। इसी के बिहाफ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब सजा सुनाई तब तक 7 साल 5 माह तक सजा काट चुके सेंगर को पॉक्सो एक्ट के तहत जो धारा 4 है उसके तहत निर्धारित सजा को काटने के कारण इनकी सजा को निलंबित किया जाता है और इनको बेल पर छोड़ दिया जाता है, छोड़ने के जजमेंट किया जाता है, जिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ टर्म एंड कंडीशंस लगाए, जिसमें 15 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया और पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहने की हिदायत दी। और यह भी टर्म एंड कंडीशन था कि उनको हर हफ्ते नियर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा, कहीं बाहर नहीं जा सकते, पासपोर्ट को जमा करना होगा, इत्यादि कुछ टर्म एंड कंडीशन उन पर लगाया गया कि अगर ये फुलफिल आप नहीं करते हो तो आपका ये सजा निलंबन हो जाता है, सजा तो आपको ये निरस्त हो जाएगा, जो आप बेल दी जाती है निरस्त हो जाएगा। लेकिन जो उनके पिता के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई हत्या के मामले में, उसमें अभी सेंगर को जमानत नहीं मिली थी। तभी मामला जब यह बाहर आता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, तब यह पूरे देश में धरना प्रदर्शन और दिल्ली हाई कोर्ट की आलोचना शुरू हो जाती है। फिर सीबीआई ने इस जो बेल दी गई थी इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो बेल दिया गया था रोक लगा देती है, लेकिन कानून में यह प्रावधान है कि अगर किसी भी अपील में जो दिल्ली हाई कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट से जो सजा आती है उस सजा को जब अगर निलंबन किया गया है तो उसमें बिना सुने उस पर रोक नहीं लगा जा सकती। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला अलग है, पॉक्सो से जुड़ा है और इसमें लड़की के पिता के हत्या के आरोप में भी यह 10 साल की सजा पा चुके हैं और लड़की से रेप और पॉक्सो के केस में इन्हें आजीवन कारावास भी हो चुका है। यह मामला पूरा अलग है, इसलिए इनके सजा को जो निचली अदालत द्वारा दिया गया था अपील के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने हटाया है, इसको निलंबित किया जाता है इस निर्णय को, और ये अभी जेल में ही रहेंगे। बाकी अभी आगे सुनवाई चलेगी इस पर। अब देखा जाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पर क्या जजमेंट देता है। लेकिन जहाँ तक बात यह है कि राजनीतिक दबाव किसी भी आम लोगों पर कितना होता है आप इस केस से समझ सकते हैं। मैं हूं एडवोकेट विष्णु शर्मा। आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आया है
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लीगल रिसर्च जुडिशरी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और लोगों को पास शेयर कर दें, जिससे लोगों को इस केस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी